हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम कॉमर्स में आपके इनकम टैक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हमने आपको बेसिक सैलरी बताया है। सैलरी में क्या क्या शामिल करते हैं ये बता दिया है। भत्ते आपके पूरे विस्तार से पढ़ा दिए हैं और आज आपको पढ़ाना है एक बहुत ही अच्छा शीर्षक इसका, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मतलब अनुलाभ। परक्विजिट्स क्या है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। परक्विजिट्स एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसको अनुलाभ कहते हैं। जैसे उसको जो नगद मिलता है वो वेतन हो गया, मूल वेतन हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया। इसके अलावा उसको नगद में भत्ते भी मिलते हैं। भत्ते हमने आपको 3 प्रकार के बताए थे। एक तो फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और एग्जम्प्टेड अलाउंस। ये भी कैसे मिलते हैं? भत्ते भी आपके नगद ही मिलते हैं, कैश में मिलते हैं। परंतु जो परक्विजिट्स हैं, जो अनुलाभ हैं, वो अनुलाभ आपको नगद में नहीं मिलते बल्कि वो सुविधाओं के रूप में या सेवाओं के रूप में मिलते हैं। जैसे नियोक्ता ने अगर अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दे दिया तो कोई पैसा तो दे नहीं रहा है बल्कि वो आपको रहने के लिए कोई मकान दे रहा है। अब वो मकान नियोक्ता का खुद का हो सकता है या वो किराए में लेकर के अपने कर्मचारी को दे सकता है। इसी प्रकार नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को चलने के लिए कोई गाड़ी दे दी, उसको गैस बिजली पानी की सुविधा दे दिया, उसको लोन की सुविधा दे दिया, उसको जो सर्वेंट हैं उनकी सुविधा दे रहा है, कुक की सुविधा दे रहा है, फर्राश की सुविधा दे रहा है, गार्डनर की सुविधा दे रहा है, स्वीपर की सुविधा दे रहा है। तो इस प्रकार से एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में मुद्रा के अतिरिक्त जो सुख सुविधाएं जो सुविधाएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको हम अनुलाभ कहते हैं। इसकी एक बहुत शॉर्ट में परिभाषा है। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं व सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको अनुलाभ कहते हैं। देखिए, अनुलाभ कभी भी मुद्रा के रूप में नहीं दिया जाता, पैसे के रूप में नहीं दिया जाता, रुपए के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि कैसे दिया जाएगा? ये सुविधाओं के रूप में दिया जाएगा या सेवाओं के रूप में दिया जाएगा। सुविधा आपको दे दिया, जैसे कि आपको रहने के लिए मकान दे दिया, कर्मचारी के बच्चे हैं उनको पढ़ाने की सुविधा दे दिया, आपके घर में गाड़ी आपको लिवाने आएगी और वो गाड़ी लेकर के आपको ऑफिस में छोड़ देगी, आने जाने की सुविधा दे देगा। तो ये सब क्या हो गई? ये सब सुविधाएं हो गई या सेवाएं हो गई। तो इन सभी सुविधाओं को हम कहाँ शामिल करते हैं? परक्विजिट्स में शामिल करते हैं, अनुलाभ पोर्शन में शामिल करते हैं। तो अब ये अनुलाभ चूँकि रुपए में दिया नहीं जाता, रुपए में दिया जाता कि 2000 रुपये मासिक मिल रहा है तो उसको तो हम निकाल लेते कि चलो 2000 रुपये मासिक है तो 1 साल का 24,000 रुपये हो गया। अगर करमुक्त होता तो कितना करमुक्त है उतना माइनस कर देते। परंतु चूंकि ये सुविधाओं के रूप में मिल रहा है, सेवाओं के रूप में मिल रहा है, तो इनका आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। जैसे आपको मकान मिला हुआ है तो मकान का कोई मूल्य नहीं रहेगा, आपको बस केवल ये बताएगा कि उनको एक मकान मिला हुआ है। तो इसके आधार पर आपको ये देखना पड़ेगा कि मकान कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है। उसके आधार पर आपको उस मकान की सुविधा का मूल निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कर्मचारी को मोटर कार मिली हुई है तो मोटर कार की भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसका आपको सुविधा का मूल निकालना पड़ेगा, वैल्यूएशन आप मोटर कार करना पड़ेगा। गैस बिजली पानी मिली हुई है तो उसकी भी सुविधा का मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से परक्विजिट्स के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के अनुलाभ करदाता को मिलते हैं तो उनका क्या करना पड़ता है? मूल्यांकन करना पड़ता है और मूल्यांकन करने के बाद वो भी आपके वेतन में शामिल हो जाते हैं। करदाता को जो विभिन्न प्रकार की मदें मिली हुई हैं, जैसे वेतन मिला हुआ है, बेसिक सैलरी मिली हुई है, महंगाई भत्ता मिला हुआ है, बोनस मिला हुआ है, कमीशन मिला हुआ है, अन्य भत्ते जो टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं वो मिले हुए हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF 12% ऑफ सैलरी मिला हुआ है, इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा मिला हुआ है, उनके साथ साथ अगर कोई सुविधा कोई सेवा भी मिली हुई है तो उनका भी मूल्य आपको निकालना पड़ेगा और उस मूल्यांकन करने के बाद जो रकम आपकी आएगी वो भी सैलरी के अंतर्गत कर योग्य हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे अनुलाभ क्या है, अनुलाभ हम कैसे निकालते हैं। अनुलाभ अगर आपके सवाल में दिया हुआ है कि नियोक्ता ने उसको चलने के लिए एक मोटर कार की सुविधा दी हुई है
तो अब उसका कितना मूल्य होगा वो हम आपको मूल्यांकन बताएंगे यहाँ पर कि आपको मोटर कार कैसे निकालना है, आपको रहने का जो मकान मिला हुआ है उसका मूल्यांकन किस प्रकार करना है, गैस बिजली पानी की सुविधा किस प्रकार निकालना है। ये सब एक नियम के आधार पर इनका मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन के बाद जो रकम निकलेगी वो आपकी सैलरी शीर्षक के अंतर्गत, इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत वो कर योग्य हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम परक्विजिट्स, अनुलाभ। तो ये देखिए आपका अनुलाभ, अनुलाभ, परक्विजिट्स का मतलब अनुलाभ। अब देखिए अनुलाभ का अर्थ हम आपको बता चुके हैं। अनुलाभ आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अनुलाभ 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है पहला मेन परक्विजिट्स। पहला अनुलाभ क्या हो गया? मेन परक्विजिट्स। इसको हम कहते हैं मुख्य अनुलाभ। इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अनुलाभ। देखिए मुख्य अनुलाभ वह अनुलाभ होते हैं जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। मुख्य अनुलाभ वो अनुलाभ होते हैं जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। इनकी कोई भी रकम कर मुक्त नहीं होती है। अगर दिया हुआ है कि रेंट फ्री हाउस या मकान, रहने के मकान की सुविधा का मूल्य, तो प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी के लिए कर योग्य हो जाएगा, चाहे वो विशिष्ट कर्मचारी हो, चाहे विशिष्ट कर्मचारी न हो, चाहे जिस प्रकार का कर्मचारी हो, चाहे जिस प्रकार का करदाता हो। कौन सा अनुलाभ? मेन परक्विजिट्स, जिसको हम कहते हैं मुख्य अनुलाभ। तो हमने भी आपको बताया कि अनुलाभ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका हो गया मेन परक्विजिट्स और दूसरा है स्पेशल परक्विजिट्स। दूसरा जो अनुलाभ है उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट अनुलाभ, स्पेशल परक्विजिट्स या इसे कहते हैं विशिष्ट अनुलाभ। विशिष्ट अनुलाभ। अब देखिए विशिष्ट अनुलाभ क्या है? देखिए विशिष्ट परक्विजिट्स वह परक्विजिट्स हैं या विशिष्ट अनुलाभ वह अनुलाभ हैं जो सभी कर्मचारियों की दशा में कर योग्य तो नहीं होते, परंतु केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। किस कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं? यह केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। तो जब आपके सवाल में अगर विशिष्ट अनुलाभ दिए हुए हैं तो विशिष्ट अनुलाभ कौन से हैं? विशिष्ट अनुलाभ है जैसे आपका मोटर कार की सुविधा, गैस बिजली पानी की सुविधा, अगर कोई घरेलू नौकर मिला हुआ है, कुक मिला हुआ है, गार्डनर मिला हुआ है, फर्राश मिला हुआ है, वॉचमैन मिला हुआ है, तो ये आपका कैसा है? विशिष्ट अनुलाभ। ये भी हम आपको विस्तार से बता देंगे कि विशिष्ट अनुलाभ आपके कौन कौन से हैं। तो जब हम विशिष्ट अनुलाभ अगर दिया हुआ है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये अनुलाभ हमारे तभी कर योग्य होंगे जब करदाता विशिष्ट कर्मचारी होगा। अभी नई समस्या कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं? देखिए विशिष्ट कर्मचारी वह कर्मचारी होता है जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर लेता है। विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है? विशिष्ट कर्मचारी वह कर्मचारी होता है जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर लेता है तो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। और जब वो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है तो जो आपके नंबर 2 के अनुलाभ हैं विशिष्ट अनुलाभ, तो वह विशिष्ट अनुलाभ कर योग्य हो जाते हैं। करदाता यदि विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो ये विशिष्ट अनुलाभ कर योग्य नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि विशिष्ट अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। मेन परक्विजिट्स जो नंबर 1 का हमने भी आपको अनुलाभ बताया वो सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होता है। करदाता चाहे विशिष्ट कर्मचारी हो चाहे विशिष्ट कर्मचारी न हो, सबके लिए कर योग्य हो जाएगा। परंतु जो नंबर 2 के अनुलाभ हैं विशिष्ट अनुलाभ हैं वो केवल विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में कर योग्य होते हैं। अब विशिष्ट कर्मचारी कौन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि विशिष्ट कर्मचारी कौन से हैं। यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए, विशिष्ट कर्मचारी कौन है। देखिए निम्नलिखित 3 शर्तें दी हुई हैं। निम्नलिखित 3 शर्तें दी हुई हैं। अगर कोई करदाता निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर लेता है तो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। विशिष्ट कर्मचारी बनने के लिए हम यहाँ पर आपको 3 शर्तें बताएंगे। उन 3 शर्तों में से अगर कोई करदाता एक शर्त पूरी कर लेता है तो वह विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। अब शर्तें क्या हैं? नंबर 1,
नियोक्ता कंपनी का संचालक हो। नियोक्ता कंपनी का संचालक हो। देखिए, अगर कोई करदाता जहां पर वो काम कर रहा है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, जहां से उसको वेतन मिल रहा है, अगर उस कंपनी में वो संचालक के पद पर कार्य कर रहा है, चाहे वो पूर्णकालिक संचालक हो चाहे अंशकालिक संचालक हो, अगर संचालक के पद पर काम कर रहा है तो वह विशिष्ट कर्मचारी होता है। शर्त हमारी नंबर 1 है, अगर कोई करदाता जिस कंपनी से उसको वेतन मिल रहा है, अगर वहां पर वो पूर्णकालिक या अंशकालिक संचालक के रूप में काम कर रहा है तो वह विशिष्ट कर्मचारी हो जाता है। और विशिष्ट कर्मचारी होने पर जो विशिष्ट अनुलाभ होते हैं वो कर योग्य हो जाते हैं। तो ये नंबर 1 शर्त थी। नंबर 2 है, उसने नियोक्ता कंपनी के 20% समता अंशों का धारक हो। 20% समता अंशों का धारक हो। अब दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई कर्मचारी, कोई करदाता यदि नियोक्ता कंपनी का संचालक नहीं है तो उसको जहां पर वो काम कर रहा है वहां के उसको कम से कम 20% इक्विटी शेयर का धारक होना चाहिए। कहेगा समतांशों का। अब समतांश जानते हैं कि समतांश कौन से होते हैं? समतांश वो अंश होते हैं जो मताधिकार में प्रयोग होते हैं। मतलब अगर आपके पास समतांश है तो आप क्या होंगे? कंपनी के मालिक माने जाएंगे और कंपनी की अगर जो नीतियां होंगी तो आपको अपना वोट देने का अधिकार होगा। तो अगर कोई करदाता ने 20% समता अंशों को क्रय किया हुआ है, कंपनी के 20% समता अंश उसके पास हैं, उसका धारक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? विशिष्ट कर्मचारी हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी नियोक्ता कंपनी के 20% समता अंशों को क्रय कर लेता है, उसका धारक होता है, तो वो भी विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। ये आपकी क्या है? ये शर्त नंबर 2 है। और नंबर 3, अगर उसकी सकल मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 से ज़्यादा हैं तो भी वो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। नंबर 3, यदि उसकी कुल मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 से अधिक हों। यदि कोई करदाता उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसको तीसरी शर्त पूरी करनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि उसकी सकल मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। माने उसको जो मुद्रा में भुगतान हो रहा है, वो 50,000 का होना चाहिए। जैसे उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, उसको महंगाई भत्ता मिल रहा है, इसके साथ साथ उसको कमीशन मिल रहा है, उसको बोनस मिल रहा है, उसको टैक्सेबल अलाउंसेज मिल रहे हैं। तो इन सभी सुविधाओं को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद धारा 16 की जो कटौतियां हैं उन कटौतियों को घटा देंगे। घटाने के बाद देखेंगे अगर उसका आमदनी 50,000 की है, कटौतियां घटाने के बाद अगर उसकी सकल मौद्रिक प्राप्ति माने उसको मुद्रा में 50,000 से अधिक मिल रहा है तो क्या बन जाएगा? विशिष्ट कर्मचारी बन जाएगा। और विशिष्ट कर्मचारी बनने पर जो विशिष्ट अनुलाभ हैं वो अनुलाभ आपके कर योग्य हो जाएंगे। तो ये 3 शर्तें हो गई। इन 3 शर्तों में से अगर कोई कर्मचारी एक शर्त भी पूरी कर लेता है तो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। और विशिष्ट कर्मचारी बनने की दशा में जो विशिष्ट अनुलाभ हैं वो कर योग्य हो जाते हैं। अब तीसरा आते हैं एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। तीसरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स का मतलब है कर मुक्त अनुलाभ। कर मुक्त अनुलाभ। देखिए, कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं, कुछ परक्विजिट्स ऐसे होते हैं जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होते हैं। चाहे करदाता विशिष्ट कर्मचारी हो चाहे विशिष्ट कर्मचारी न हो, वो सभी की दशाओं में कर मुक्त होते हैं। तो वो भी आपके
बता देंगे हम आपको। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक करदाता को जो अनुलाभ मिलता है, जो अपने नियोक्ता से सेवाएं या सुविधाएं मिलती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो टैक्सेबल परक्विजिट्स, जिनको हम कहते हैं मेन परक्विजिट्स। दूसरा है स्पेशल परक्विजिट्स, जो केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। और तीसरा है एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। अब हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। पहले नंबर 1 का जो परक्विजिट्स है वो होता है मेन परक्विजिट्स, जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल परक्विजिट्स, जो प्रत्येक करदाता की दशा में कर योग्य होता है, तो उसको हम कहेंगे मेन परक्विजिट्स। अब उसमें आते हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 मेन परक्विजिट्स देखते हैं। मेन परक्विजिट्स, तो ये अनुलाभ का जो पहला भाग है मेन परक्विजिट्स, ये हम यहाँ आते हैं। परक्विजिट्स नंबर ए, मेन परक्विजिट्स या टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉई, ऐसा अनुलाभ जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होता है। मुख्य अनुलाभ या सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको मेन परक्विजिट्स पढ़ाएंगे, ऐसे अनुलाभ पढ़ाएंगे जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है किराए से मुक्त रहने का मकान, या आपको क्या होता है, इसको कहते हैं रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस, देखिए अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया हुआ है, अब वो मकान नियोक्ता का खुद का हो सकता है या नियोक्ता किराए में मकान लेकर के अपने कर्मचारी को दे सकता है। तो अगर मकान की सुविधा मिली हुई है किसी करदाता को या किसी कर्मचारी को, तो यह मेन परक्विजिट्स है और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में ये कर योग्य होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये 2 प्रकार का, मतलब जो आपको मकान मिल रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग में ये रखना है कि अगर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, वो तो भत्ता होता है, वो आपको नगद में मिलता है। और इसलिए मिलता है कि आप इस भत्ते से कहीं पर कमरा ले लीजिए, मकान ले लीजिए आपने रहने के लिए किराए का, तो वो तो हमारा भत्ता हो गया, उसका नाम क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। परंतु यहाँ पर नियोक्ता क्या करता है, वो हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहा, बल्कि वो मकान ही लेकर के आपको दे रहा है कि आप इस मकान में रहिए। अब वो मकान नियोक्ता का खुद का हो सकता है, मतलब उसने खुद बनवाए होंगे अपने कर्मचारियों को रहने के लिए, या तो वो किराए में लेकर के अपने कर्मचारी को दे देता है। तो जब हाउस रेंट अलाउंस देखते हैं तो हाउस रेंट का कैलकुलेशन अलग है, परंतु अगर रहने के लिए मकान मिला हुआ है तो इसका हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब ये मूल्यांकन कैसे करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जितने भी आपके अनुलाभ हैं इनका सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अनुलाभ चूंकि आपको वस्तुओं के रूप में मिलते हैं, सुविधाओं के रूप में मिलते हैं, ये नगद तो मिलते नहीं, तो उनको पता नहीं चलता है, तो हमको इनका सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो रेंट फ्री हाउस का या रहने के मकान का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये मूल्यांकन हमको अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें बहुत प्रावधान है कि मतलब उस मकान हमारा कहाँ स्थित है, अगर वहाँ की जनसंख्या 15 लाख है कि 15 लाख से ज़्यादा है कि 25 लाख है, 25 लाख से ज़्यादा है, तो कितना % अनुलाभ होगा। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन किस प्रकार करना है। परंतु यहाँ पर आपको बता दें कि यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया हुआ है तो यह मेन परक्विजिट्स है और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में यह कर योग्य होता है। तो ये आपका किराए से मुक्त मकान हो गया। अब नंबर 2 है रियायती किराए पर रहने का मकान, कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। कंसेशनल रेंट फ्री हाउस क्या है, मतलब कभी कभी क्या करता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान तो दे देता है, अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान तो दे देता है, परंतु उससे वो कुछ किराया लेता है। क्या करता है, वो कुछ किराया लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसको मकान मिला हुआ है, उसको किराया भी कर्मचारी को देना पड़ रहा है, तो पहले हम मूल्यांकन करेंगे मकान का यह मान करके कि मकान हमको बिल्कुल फ्री मिला हुआ है। कंसेशनल रेंट फ्री हाउस का मतलब है कि पहले हमको ये मकान कैसे मिला हुआ है, रेंट फ्री हाउस मिला हुआ है, और उस रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकालने के बाद फिर उसमें जितना किराया कर्मचारी दे रहा है उसको उसमें घटा देंगे। घटाने के बाद जो रकम हमारी आएगी वो हो जाएगी कंसेशनल रेंट फ्री हाउस, और वो आपके अनुलाभ का मूल हो जाएगा, और जो मूल आएगा वो आपका वेतन में जोड़ दिया जाएगा। हमने आपको बताया कि जो अनुलाभ होते हैं, अनुलाभ क्या होते हैं, ये भी वेतन का एक भाग होते हैं और इन पर आपको टैक्स देना है, परंतु चूंकि ये सुविधाओं के रूप में मिलते हैं तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनका आपको मूल्य निकालना पड़ेगा, और मूल्य निकालने के बाद उसको हम वेतन में जोड़ देते हैं जब हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। तो जब हम कंसेशनल रेंट फ्री हाउस निकालेंगे तो उसको निकाल लेंगे,
कि इसका रेंट फ्री हाउस का मूल्य कितना है, उसमें से कर्मचारी द्वारा चुकाया कितना गया है, जितना चुका दिया जाएगा उसको माइनस करके वो उसका मूल्य निकल आएगा और उसकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। देखिए कुछ दायित्व ऐसे होते हैं कि अगर नियोक्ता भुगतान नहीं कर रहा तो कर्मचारी को करना है। मान लीजिए जैसे हमने बिजली अपने नाम से कनेक्शन कराया हुआ है, मीटर हमारे नाम है, तो अगर नियोक्ता भुगतान न करता तो क्या करना था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। हमने गैस कापी अपने नाम बनवाई हुई है, अगर हम गैस हमको भरवाना है, गैस हमारे पास आ रही है तो जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। मतलब किसी ऐसे दायित्व का भुगतान नियोक्ता कर देता है कि अगर नियोक्ता उस भुगतान को न करता तो कर्मचारी को वो दायित्व का भुगतान करना पड़ता। तो अगर किसी प्रकार का इस प्रकार का दायित्व नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है, नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, तो यह भुगतान भी प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होता है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि ऐसे कौन से भुगतान हो सकते हैं जो नियोक्ता द्वारा किए जा सकते हैं। जैसे गैस, बिजली व पानी के बिलों का भुगतान। नंबर ए में है कि अगर नियोक्ता ने आपके गैस का, बिजली का या पानी के बिल का भुगतान किया है तो ये आपका मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और ये प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। इसी प्रकार कर्मचारी के ऋण का भुगतान। अगर कर्मचारी ने कोई ऋण लिया हुआ है, अब क्योंकि कर्मचारी के नाम ऋण है तो उसका भुगतान करना है, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, ऋण का भी भुगतान करना है, परंतु अगर नियोक्ता उसका भुगतान कर रहा है तो ये मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। तीसरा है कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा व्ययों का भुगतान। कर्मचारी के बच्चे मान लीजिए किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहाँ की फीस देना है, अगर नियोक्ता नहीं दे रहा तो किसको देना पड़ता, कर्मचारी को देना पड़ता, करदाता को देना पड़ता। परंतु अगर बच्चों की फीस नियोक्ता द्वारा भुगतान की जा रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर डी कर्मचारी के घरेलू नौकर के वेतन का भुगतान। अगर नियोक्ता ने अपने घर में कोई नौकर लगाया हुआ है, कोई सर्वेंट लगाया हुआ है, वो घर में आता है, उसके काम करता है, तो अगर उसका वेतन नियोक्ता न देता तो किसको देना पड़ता, कर्मचारी को देना पड़ता। तो इस प्रकार के किसी नियोक्ता को किसी नौकर को यदि कर्मचारी ने अपने घर में लगाया हुआ है परंतु उसका भुगतान यदि नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन परक्विजिट्स बन जाएगा, फुली टैक्सेबल परक्विजिट्स बन जाएगा, पूर्णतया कर योग्य अनुलाभ बन जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में ऐसा अनुलाभ कर योग्य हो जाता है कर्मचारी के वेतन का। अब अगला है कर्मचारी के वेतन पर आयकर का भुगतान। देखिए कर्मचारी जो इनकम कमा रहा है, जो वेतन कमा रहा है, उस पर उसको इनकम टैक्स देना है। इनकम टैक्स देने का दायित्व किसका है, कर्मचारी का है। परंतु अगर उस इनकम टैक्स का भुगतान नियोक्ता अपनी तरफ से कर देता है, अगर उसका भुगतान नियोक्ता अपनी तरफ से कर देता है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेन परक्विजिट्स बन जाएगा। और जब मेन परक्विजिट्स बन जाएगा तो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में उसकी पूरी रकम कर योग्य हो जाएगी। जो इनकम टैक्स कर्मचारी का नियोक्ता ने भुगतान किया है वो पूरी रकम आपकी मेन परक्विजिट्स बन जाएगी और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में वो कर योग्य हो जाएगा। अगला है कर्मचारी के होटल व क्लब के बिलों का भुगतान। देखिए कर्मचारी है, अगर वो कहीं होटल पर ठहर रहा है, कहीं क्लब उसने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ के बिल आ रहे हैं और वहाँ का भुगतान करना है, नियोक्ता द्वारा उसके होटल के बिलों का भुगतान किया जा रहा है, नियोक्ता द्वारा उसके क्लब के बिलों का भुगतान किया जा रहा है, तो ये भी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, उसको भुगतान करना चाहिए। परंतु नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में ये कर योग्य हो जाएगा। अगला है कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान। अगर कर्मचारी ने अपने जीवन बीमा प्रीमियम कराया हुआ है, अपनी पत्नी का कराया हुआ है, अपने बच्चों का कराया हुआ है, उसका हर वर्ष प्रीमियम जमा करना है। अगर प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है तो ये भी आपका मेन परक्विजिट्स बन जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में ये अनुलाभ पूर्णतया कर योग्य हो जाएगा। कर्मचारी के कानूनी व्ययों का भुगतान। अब देखिए मान लीजिए तमाम कानूनी व्यय होते हैं, अगर कानूनी व्ययों का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो कर्मचारी फंस सकता है। उसको बचाने के लिए यदि नियोक्ता द्वारा वकील किया जा रहा है, कानूनी व्यय किए जा रहे हैं, स्टाम्प पर या अन्य वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर नियोक्ता द्वारा कोई कर्मचारी के व्ययों का या कानूनी व्ययों का भुगतान किया जा रहा है तो वो भी पूर्णतया कर योग्य होता है और वो भी आपका मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और पूर्णतया कर योग्य हो जाएगा। तो ये तो आपके ऐसे दायित्व थे जो कर्मचारी को करना चाहिए परंतु नियोक्ता द्वारा किए जाते हैं। ये कुछ ऐसे दायित्व हैं
जिनका भुगतान किसको करना चाहिए, ये करना चाहिए नियोक्ता कर्मचारी को, परंतु ये भुगतान हो रहे हैं नियोक्ता के द्वारा, तो ये भुगतान आपके मेन परक्विजिट्स के अंतर्गत हो जाएंगे और ये पूर्णतया कर योग्य हो जाएंगे। इनको करना किसको चाहिए, कर्मचारी के दायित्व है, कर्मचारी को करना चाहिए, परंतु अगर नियोक्ता द्वारा इनका भुगतान किया जाता है तो इनकी पूरी रकम कर योग्य हो जाती है। अब अगला है नंबर 4 में, नियोक्ता द्वारा करदाता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवंटित कोई विशिष्ट प्रतिभूति व स्वेत क्षमता अंशों का भुगतान। अगर नियोक्ता अपने कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई विशिष्ट प्रतिभूति है या स्वेत क्षमता अंश है तो उनको अगर दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है या आवंटित कर रहा है, तो ये भी प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं और ये मेन परक्विजिट्स हो जाएंगे और ये कर योग्य हो जाएंगे। इसके बाद नियोक्ता द्वारा करदाता के लिए नंबर 4 में आता है, नियोक्ता द्वारा करदाता के लिए किसी सुपर एनुएशन निधि में 1.5 लाख से अधिक का अंशदान। आप देखते हैं, हमने प्रोविडेंट आपको भी आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा बताया भी था कि अनेकों प्रकार की निधियां होती हैं जिनमें कर्मचारी अपने वेतन का हिस्सा काटता जाता है। इसी प्रकार से ये है एक सुपर एनुएशन फंड है। इस सुपर एनुएशन फंड में यदि नियोक्ता ने 1.5 लाख से अधिक जमा करा दिया है कर्मचारी के नाम से, या कर्मचारी के सुपर एनुएशन निधि में 1.5 लाख से अधिक का अंशदान करता है, तो ये भी आपका मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और वो भी प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाता है। अगला है किसी सीमांत लाभ या सुख सुविधा का मूल। ये कुछ और सुविधाएं हैं जिनका मूल भी मेन परक्विजिट्स के अंतर्गत कर योग्य होता है। अब ये क्या है, जैसे ब्याज रहित या रियायती ब्याज पर ऋण। अगर मान लीजिए कोई ऋण है, नियोक्ता ने दे दिया, बिना ब्याज का दे दिया, या कुछ रियायत कर रहा है कि हम आपको जो बैंक का लोन है उससे भी कम लोन पर आप हमसे ब्याज मतलब ऋण ले लीजिए, तो अगर इस प्रकार का कोई ऋण नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है तो ये भी आपका क्या है, मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। यात्रा व अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति। अगर कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य कहीं घूमने जाता है, उसके यात्रा या अन्य व्ययों पर तमाम खर्चे होते हैं, उनको यदि नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तो वो भी आपके कर योग्य हो जाएंगे। मुफ्त भोजन व अल्कोहल रहित पेय पदार्थों का मूल। कभी कभी क्या होता है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सुविधा दे दी जाती है कि आप कार्यस्थल पर जब काम के लिए आओगे तो वहाँ भोजन की सुविधा मिल जाएगी, कैंटीन लगी बनी हुई है, तो वहाँ पर आप भोजन की सुविधा आपको है। तो यदि कर्मचारी द्वारा भोजन वहाँ पर किया जा रहा है या अल्कोहल रहित पेय पदार्थ उसके द्वारा लिए जा रहे हैं, तो अगर भोजन का मूल्य 50 रुपये से अधिक है तो कर योग्य हो जाएगा और 50 रुपये तक कर मुक्त होता है। अगर भोजन का मूल्य, एक बार के भोजन का मूल्य 50 रुपये तक कर मुक्त होता है और 50 रुपये से भोजन का मूल्य यदि ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। इसी के बाद चौथा है, नियोक्ता द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड पर व्यय। अगर नियोक्ता ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया कर्मचारी को कि आपको कहीं जाना है, हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, आप इसका यूज कर लीजिए। अगर कर्मचारी द्वारा उसके क्रेडिट कार्ड पर कुछ खरीदारी की जाती है, कुछ व्यय किया जाता है, तो वो भी मेन परक्विजिट्स बन जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। और लास्ट है, किसी चल संपत्ति का कर्मचारी को हस्तांतरण। अगर कोई चल संपत्ति है, अगर कोई चल संपत्ति नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दे दी जाती है कि आप इसका यूज करिए, तो अगर इस प्रकार का हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, मेन परक्विजिट्स हो जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मेन परक्विजिट्स है जो हमने आपको विस्तार से बता दिए हैं। क्योंकि ये सब सुविधाओं के रूप में मिलते हैं तो इनका हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। अभी जितने भी हैं परक्विजिट्स, उनका जो मेन परक्विजिट्स हैं जिनका मूल्यांकन आपको बताना है, जैसे आपके रहने की सुविधा का मकान या रियायती किराए पर रहने का मकान, ये हम आपको सब अलग से जब इनका मूल्यांकन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले ही वीडियो में आपको मूल्यांकन हम बताएंगे कल की वीडियो में, तो वो सब आपको इनका जो भी चीज़ें हैं इनका सबका मूल्यांकन आपको बता देंगे कि इनका मूल्य आपको कैसे निकालना है, मकान की सुविधा का मूल्य कैसे निकालना है, रियायती सुविधा का मूल्य कैसे निकालना है, और ये आपके जो दिए हुए हैं इनके सब की सुविधा का मूल्य हम आपको निकाल करके बता देंगे। अब नंबर बी में आता है विशिष्ट अनुलाभ। और विशिष्ट अनुलाभ आप जानते हैं कि विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। देखिए, विशिष्ट अनुलाभ आपके ज़्यादा नहीं हैं, विशिष्ट अनुलाभ कम ही हैं और वो केवल आपको विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही वो अनुलाभ कर योग्य होते हैं।
करदाता यदि विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो फिर वो अनुलाभ आपके कर मुक्त हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम स्पेशल परक्विजिट्स। नंबर बी में आपका आ जाएगा स्पेशल परक्विजिट्स। स्पेशल परक्विजिट्स माने विशिष्ट अनुलाभ। विशिष्ट अनुलाभ आप जानते हैं कि विशिष्ट अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग्य होते हैं। करदाता यदि विशिष्ट कर्मचारी है तो ये अनुलाभ आपके कर योग्य होंगे। अगर करदाता विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो ये अनुलाभ आपके कर योग्य नहीं होंगे। हमने आपको बताया था विशिष्ट कर्मचारी की 3 शर्तें हैं। उन 3 शर्तों में से अगर कोई करदाता एक भी शर्त पूरी कर लेता है तो वह विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। विशिष्ट कर्मचारी हमने 3 बताए हैं, 3 शर्तें बताई हैं। एक तो वो जो नियोक्ता कंपनी का संचालक है, नंबर 2 जिसने नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% समतांशों को क्रय कर रखा है, और तीसरा जिसकी सकल मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 रुपये से अधिक हैं। तो ये 3 में से कोई एक शर्त पूरी करने पर करदाता विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। और विशिष्ट कर्मचारी की दशा में जो हम अब आपको अनुलाभ बता रहे हैं वो कर योग्य होते हैं। नंबर 1 फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अगर आपको गैस, बिजली या पानी की सुविधा नियोक्ता द्वारा दी गई है, अगर नियोक्ता द्वारा आपको गैस, बिजली या पानी की सुविधा दी गई है तो कैसा अनुलाभ हो जाएगा? विशिष्ट अनुलाभ हो जाएगा। और ये विशिष्ट अनुलाभ अगर करदाता विशिष्ट कर्मचारी है तो ये अनुलाभ आपका कर योग्य हो जाएगा। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को गैस, बिजली या पानी की सुविधा दी गई है तो विशिष्ट अनुलाभ हो जाएगा। और ये विशिष्ट अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। अभी जैसे हमने आपको मेन परक्विजिट्स में बताया है कि गैस, बिजली, पानी का नियोक्ता द्वारा भुगतान, तो इन दोनों में अंतर है। यदि गैस, बिजली, पानी नियोक्ता के नाम से कनेक्शन है, उनका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो यह मेन परक्विजिट्स होगा। माने नियोक्ता ने अपने नाम से मीटर लगवाया हुआ है, अपने नाम से गैस की कॉपी बनवाई हुई है, अपने नाम से उसने पानी के बिल लिए हुए हैं, इनका भुगतान यदि नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो मेन परक्विजिट्स हो जाएंगे। परंतु अगर नियोक्ता की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं कि लीजिए हम आपको गैस भिजवाए दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से आपको बिजली की व्यवस्था किए दे रहे हैं और उसके बिल नियोक्ता द्वारा दिए जा रहे हैं, कनेक्शन नियोक्ता के नाम हो गया है, गैस सिलेंडर कर्मचारी के पास आ जाते हैं और वो नाम सब नियोक्ता के हैं, मतलब अगर ये सुविधाएं नियोक्ता की तरफ से दी जाती हैं तब तो ये विशिष्ट अनुलाभ हो जाएंगे। परंतु अगर कर्मचारी ने खुद अपने नाम से कराए हुए हैं, उनका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो ये मेन परक्विजिट्स हो जाएंगे। इनको आप थोड़ा समझ जाइए। मतलब नियोक्ता द्वारा यदि ये सुविधाएं कर्मचारी को दी जा रही हैं, गैस की, बिजली की और पानी की, तो ये क्या हो जाएंगे? स्पेशल परक्विजिट्स हो जाएगा। परंतु अगर इनके बिल कर्मचारी के नाम से हैं और उनका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है तो ये मेन परक्विजिट्स हो जाएंगे। तो अगर इस प्रकार की सुविधाएं नियोक्ता द्वारा दी जा रही हैं तो ये आपका विशिष्ट अनुलाभ हो जाएगा और ये विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग्य हो जाएगा। नंबर 2 फैसिलिटी ऑफ कार। देखिए नियोक्ता द्वारा अगर अपने कर्मचारियों को चलने के लिए कार दी हुई है, क्या दिया हुआ है? मोटर कार की सुविधा दी हुई है कि आप इस मोटर कार को ले लीजिए, इस मोटर कार से आप अपने ऑफिस जाइए या अपने घर जाइए या आप अपने व्यक्तिगत कार्य करिए। तो अगर इस प्रकार की कोई मोटर कार दी हुई है तो यह मोटर कार भी केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होती है। किस दशा में कर योग्य होती है? केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होती है, तभी इसको कैलकुलेशन करेंगे और इसको हम वेतन में शामिल करेंगे। तो जब अगर सवाल में मोटर कार दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि करदाता विशिष्ट कर्मचारी है
कि नहीं है। तो ये आपकी मोटर कार है। अब मोटर कार का मूल्यांकन भी हम आपको कल बता देंगे, क्योंकि मोटर कार किस पर्पज से यूज हो रही है, उसके खर्चे कौन कर रहा है, नियोक्ता कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, तो ये भी प्रावधान थोड़ा सा बड़ा है। तो जब हम आपको अनुलाभों का मूल्यांकन पढ़ाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स पढ़ाएंगे, उस समय आपको विस्तार से मोटर कार का मूल्यांकन बता देंगे। ये हमारा कल के वीडियो में आएगा। यहाँ पर आप केवल ये समझ जाइए कि मोटर कार एक विशिष्ट अनुलाभ है और विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग होता है। अगला है फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर और सर्वेंट। अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को माली की सुविधा दी हुई है, चौकीदार की सुविधा दी हुई है, फर्राज की सुविधा दी हुई है, या अन्य किसी भी नाम से किसी नौकर की सुविधा दी हुई है, अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को गार्डनर की, वॉचमैन की, स्वीपर की या अन्य कर्मचारी की कोई सुविधा दी हुई है, तो ये भी आपका केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग होता है। और ये केवल अगर करदाता विशिष्ट कर्मचारी है तो ही ये अनुलाभ कर योग होगा, और अगर करदाता विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो ये अनुलाभ आपका कर योग नहीं होगा। नंबर 4, एजुकेशन फैसिलिटी। देखिए, अगर नियोक्ता ने अपने कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान की हुई है। अब कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियोक्ता क्या कर सकता है? नियोक्ता या तो अपने खुद के विद्यालय खोल सकता है, जैसे देखते हैं रेलवे वालों ने अपने खुद के विद्यालय खोल रखे हैं। इसी प्रकार मिलिट्री वालों के भी अपने खुद के विद्यालय हैं जहां पर उनके कर्मचारी के बच्चे पढ़ते हैं। तो नियोक्ता अपने खुद के इंस्टीट्यूट या विद्यालय खोल सकता है जिसमें उसके कर्मचारी के बच्चे पढ़ते हैं, या अगर उसके खुद के इंस्टीट्यूट नहीं हैं तो वो उसी शहर के जो अन्य स्कूल हैं, विद्यालय हैं, तो वहाँ पर कर्मचारी के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से नियोक्ता ने अगर अपने कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, अपने खुद के विद्यालय खोल रखे हैं, अपने खुद के स्कूल खोल रखे हैं, या कहीं दूसरी विद्यालय में अपने कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाता है और उनकी शिक्षा पर जो भी व्यय आता है उसको नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो यह अनुलाभ आपका विशिष्ट अनुलाभ हो जाएगा और यह केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग होगा। यदि करदाता विशिष्ट कर्मचारी है तो ये अनुलाभ कर योग होगा, अगर करदाता विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो ये अनुलाभ कर योग नहीं होगा। अब लास्ट है आपका नंबर 5, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है? देखिए, जो यातायात के व्यवसाय में जो संस्थाएं लगी हुई हैं, जैसे रेलवे विभाग हो गया, आपका रोडवेज हो गया, तो जो ये संस्थाएं होती हैं जो परिवहन के काम में लगी हैं, तो क्या करते हैं? अपने कर्मचारियों को फ्री ले जाने का काम करते हैं। जैसे रेलवे वाला है तो रेलवे में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो रेलवे में कहीं पर भी जा सकता है, या वो परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो उसको क्या मिल जाता है? पास मिल जाता है। इसी प्रकार जो रोडवेज वाले ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, या उसके जो अन्य कर्मचारी हैं, वो रोडवेज की बसों में अपना फ्री चले जाते हैं। तो अगर कोई यातायात की कोई संस्था है, अगर वो अपने कर्मचारी को फ्री यात्रा की सुविधा दे रही है तो यह भी अनुलाभ आपका क्या हो जाएगा? स्पेशल परक्विजिट्स हो जाएगा, विशिष्ट अनुलाभ हो जाएगा, और यह केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग होगा। अब ये किराया विशिष्ट अनुलाभ कितना, इसका मूल्यांकन क्या होगा, कितना? तो वही अनुलाभ का मूल्य वो होगा, इस फैसिलिटी का मूल्य या इस अनुलाभ का मूल्य वो होगा जितना ये संस्था दूसरे व्यक्तियों से वसूल करती है। जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है और आपको चूंकि फ्री जाना है, तो अब आपका अनुलाभ का मूल्य क्या होगा? यहाँ से दिल्ली जाने तक का जो भी किराया लगता होगा वो इस फैसिलिटी का मूल्य हो जाएगा। परंतु यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिली हुई है यह केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग होती है। करदाता यदि विशिष्ट कर्मचारी है तो इस सुविधा का मूल्य कर योग हो जाएगा, नहीं तो ये अनुलाभ भी आपका, अगर करदाता विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो आपका कर मुक्त हो जाएगा। तो
बच्चों ये आपके थे नंबर बी वाले स्पेशल परक्विजिट्स जो केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में करयोग होते हैं। अब हम नंबर सी लास्ट है जो आपका एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स है। एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स का मतलब है ऐसे अनुलाभ जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होते हैं। करदाता चाहे विशिष्ट कर्मचारी हो चाहे विशिष्ट कर्मचारी न हो, प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होते हैं। उनको अब हम आपको अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हम परक्विजिट्स का अगला पार्ट, तीसरा प्रकार, जिसका नाम है एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स या कर मुक्त अनुलाभ। कर मुक्त अनुलाभ वह अनुलाभ होता है जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होता है। कर मुक्त अनुलाभ एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स वह अनुलाभ होता है जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होता है। अब चाहे करदाता विशिष्ट कर्मचारी हो या विशिष्ट कर्मचारी न हो, प्रत्येक कर्मचारी की दशा में ये कर मुक्त होता है। इनमें से जो आपका पहला अनुलाभ है वो है चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा सुविधाएं यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी या उसके परिवार के अन्य सदस्यों को चिकित्सा सुविधाओं पर कुछ रकम व्यय करता है तो वह रकम कर मुक्त होती है। अगर नियोक्ता अपने कर्मचारी या उसके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उस पर यदि कुछ व्यय करता है चिकित्सा के संबंध में, इलाज के संबंध में, वो कर मुक्त होता है। अब ये कर मुक्त कैसे होता है? यदि नियोक्ता ने अपने खुद के अस्पताल खोल रखे हैं, उन अस्पतालों में यदि कर्मचारी का या उसके बच्चों का या उसके परिवार के सदस्यों का इलाज करता है तो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। इसी प्रकार जो अगर नियोक्ता ने अपने कर्मचारी का या उसके परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराता है या स्थानीय सत्ता के अस्पताल में कराता है तो वो रकम भी कर मुक्त होती है। इसी प्रकार यदि इलाज कमिश्नर से अनुमोदन करा करके कुछ जो अस्पतालें हैं वहाँ पर कराया जाता है तो वो भी कर मुक्त होता है। परंतु यदि इलाज प्राइवेट अस्पताल में या नर्सिंग होम में कराया जाता है तो अभी तक तो ये 15,000 रुपये तक कर मुक्त था। इलाज में यदि 15,000 रुपये तक इलाज में खर्च आ रहा है तो कर मुक्त था, परंतु असेसमेंट ईयर 2019-20 से ये ख़त्म कर दिया गया है कि अब अगर नर्सिंग होम में या निजी चिकित्सालय में, प्राइवेट अस्पताल में यदि इलाज कराया जाएगा तो पूरी रकम कर योग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यदि नियोक्ता के खुद के अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल में या स्थानीय सत्ता के अस्पतालों में इलाज कराया जाता है तो वो रकम कर मुक्त होती है और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में वो रकम कर मुक्त होती है। दूसरा है कार्यालय में नाश्ते की सुविधा। अगर कार्यालय के समय में कर्मचारी को नाश्ता प्रदान किया जाता है तो नाश्ता की पूरी रकम कर मुक्त होती है। नाश्ता के रूप में चाहे जितनी कीमत का नाश्ता कर्मचारी को मिल जाए, करदाता को मिल जाए, उसकी पूरी रकम कर मुक्त होती है। जैसे अभी हमने आपको बताया था भोजन की सुविधा, तो भोजन की सुविधा तो 50 रुपये तक कर मुक्त होती है, परंतु यदि नाश्ते की सुविधा दी जा रही है तो नाश्ता पूरी रकम तक कर मुक्त होता है सभी कर्मचारियों के लिए। अगला है कार्यालय स्थल पर रहने की सुविधा। आप जानते हैं कि रेंट फ्री हाउस जो होता है वो मेन परक्विजिट्स होता है और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग होता है। हमने भी आपको बताया था कि अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया गया है तो कैसा परक्विजिट्स है? ये मेन परक्विजिट्स है और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में ये कर योग होता है। परंतु यदि कहीं दूर कार्य स्थल है, कहीं दूर कोई कर्मचारी काम पर जा रहा है तो वहाँ पर रहने के लिए यदि कोई छोटा मोटा मकान बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ से बन रहा है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे मकान बने हैं जहाँ पर अनेकों प्रकार के कर्मचारी रह रहे हैं। जो इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर रहते हैं। तो अगर कार्यस्थल पर कोई छोटा मोटा मकान मिला हुआ है कर्मचारी के रहने के लिए तो इस प्रकार का मकान यदि कर्मचारी को मिला हुआ है तो ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स में आएगा और ये कर मुक्त होगा। परंतु आपको कंडीशन देख लेना है कि मकान आपका रेंट फ्री हाउस के अंतर्गत मेन परक्विजिट्स में आएगा या एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति शहर में सर्विस करता है, वहाँ पर उसको रहने के लिए मकान मिला हुआ है नियोक्ता के द्वारा, तो वो तो आपका मेन परक्विजिट्स में हो जाएगा। परंतु यदि कहीं बीहड़ क्षेत्र में कोई काम चल रहा है, वहाँ पर नियोक्ता ने छोटे छोटे मकान बनवा रखे हैं या कोई मकान उस प्रकार का उसने मैनेज कर रखा है, ले रखा है किराए में, और वहाँ पर कार्यस्थल पर ही कर्मचारी को रहने के लिए व्यवस्था उसने की हुई है, तो ऐसे मकान जो होता है तो क्या होता है? एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स में आता है और उसकी पूरी रकम कर मुक्त हो जाती है। चिकित्सा सुविधाएं हो गया, कार्यस्थल में नाश्ते की सुविधा, कार्यालय पर रहने की सुविधा। अगला है टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा। यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को टेलीफोन की सुविधा दी हुई है, मोबाइल की सुविधा दी हुई है, तो ये भी पूरी रकम इसकी कर मुक्त होती है।
अगला है सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान। यदि नियोक्ता ने उसके ऑफिस में या उसके कार्यस्थल पर जितने भी कर्मचारी हैं सभी का सामूहिक बीमा कराया हुआ है, सभी लोग हैं जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं सबका नियोक्ता ने यदि बीमा करा दिया है और उसमें उस करदाता का भी बीमा कराया हुआ है तो उस करदाता का जो हिस्सा होगा, जो अंशदान होगा, जो नियोक्ता ने जमा किया होगा तो वो भी कर मुक्त होता है। सामूहिक बीमा योजना में जो नियोक्ता ने करदाता का हिस्सा जमा किया है, अंशदान जमा किया है, वो भी पूरी तरह से कर मुक्त होता है। कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी या उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, विद्योपार्जन के लिए यदि कोई छात्रवृत्ति दे रहा है तो वो छात्रवृत्ति भी प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होती है। अगला है यातायात की सुविधा। यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को उसके घर से लेकर के ऑफिस तक आने जाने के लिए कुछ सवारी की व्यवस्था की हुई है, अनेकों देखा है नियोक्ता होते हैं जो अपनी खुद की बसें रखते हैं, जो उस मोहल्ले के सभी कर्मचारी को बैठा करके कार्यस्थल पर ले जाएंगे, शाम को उनको उनके घर में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की अगर कोई सवारी की व्यवस्था नियोक्ता ने की हुई है तो यह व्यवस्था भी प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर मुक्त होती है। रिफ्रेशर कोर्स, देखिए रिफ्रेशर कोर्स का मतलब ये होता है कि अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम और अच्छी तरह से पढ़ाएं, इसके लिए समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। तो इस प्रकार के कोर्स यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कुछ रकम व्यय की जाती है, रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं, उनको कहीं भेजा जाता है कि आप अपने रिफ्रेशर कोर्स करके आ जाइए, उस पर जो भी व्यय लगेगा, आपको दूसरे शहर में जाना है, वहाँ पर आपको एक कोर्स करना है, वहाँ पर आपको रहना है, तो जो भी व्यय आएगा वो नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। तो यदि कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से इस प्रकार के रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं तो वो भी विशिष्ट वो भी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स माने जाते हैं, कर मुक्त अनुलाभ माने जाते हैं और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट है अनुलाभों पर आयकर का भुगतान। देखिए जो कर्मचारी के जो अनुलाभ हैं, जो सुविधाएं मिली हुई हैं, उन सुविधाओं पर जो इनकम टैक्स का भुगतान यदि नियोक्ता द्वारा किया जाता है, पूरी हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं कि पूरी सैलरी पर इनकम टैक्स का भुगतान किया जाए, केवल जो सैलरी का एक पार्ट है अनुलाभ परक्विजिट्स, अगर उन पर जो इनकम टैक्स आ रही है उसका भुगतान यदि नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है तो ये भी प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होता है। विदेश गए सरकारी कर्मचारियों को अनुलाभ, अगर कोई कर्मचारी विदेश गया हुआ है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी विदेश गया हुआ है और वहाँ पर उसको कुछ अनुलाभ मिल रहे हैं तो इस प्रकार के अगर अनुलाभ विदेश में मिले हुए हैं तो ये भी प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होते हैं। अब देखिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान व सवारी की सुविधा, हमारे जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश होते हैं उनको भी जो सवारी मिलती है, उनको रहने के लिए जो मकान मिलता है वो भी पूरी तरह से कर मुक्त होता है। वो भी आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स होगा और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो कर मुक्त अनुलाभ होता है। इसी प्रकार मंत्री आज को मुफ्त मकान की सुविधा, आपके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी जो मकान मिला हुआ है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स में आता है, पूरी तरह से कर मुक्त होता है। इसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा, यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया हुआ है या लैपटॉप दिया हुआ है तो इस प्रकार की सुविधाएं यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को दी हैं तो ये भी आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स में आता है और इसकी पूरी रकम कर मुक्त होती है। 20,000 रुपए तक बिना ब्याज या रियायती ब्याज पर ऋण की सुविधा, यदि कर्मचारी को कभी आवश्यकता पड़ी 20,000 रुपए तक अगर वो ऋण ले लेता है अपने नियोक्ता से, चाहे वो बिना ब्याज का हो, चाहे रियायती दर पर ब्याज दे रहा हो, तो 20,000 रुपए तक अगर ऋण दिया गया है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा और आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स हो जाएगा। इस पर आपको टैक्स नहीं देना, ये एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स के अंतर्गत आता है। किसी चल संपत्ति को 10 वर्ष काम लेने के पश्चात बिना प्रतिफल कर्मचारी को हस्तांतरण करना, परंतु कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं व कार शामिल नहीं है। देखिए अगर नियोक्ता के पास कोई ऐसी संपत्ति है, ऐसी कोई चल संपत्ति है जो 10 साल तक नियोक्ता ने उसका यूज किया है, उस संस्था में, उस व्यवसाय में, उस ऑफिस में 10 साल तक अगर कोई चल संपत्ति है वो काम कर चुकी है, 10 साल के बाद अगर नियोक्ता बिना कोई प्रतिफल लिए हुए, बिना कुछ पैसा लिए हुए अपने कर्मचारी को दे देता है तो ये भी आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स हो जाएगा और इस पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है, ये
कर मुक्त अनुलाभ हो जाएगा। परंतु ये कंप्यूटर नहीं हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या कार शामिल नहीं है। चल संपत्तियों में आपको इनको शामिल नहीं करना है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या कार इसमें शामिल नहीं है। और आपका लास्ट है 16वां है कार्यालय संबंधी कार्य के लिए आवश्यक पत्रिकाएं एवं जर्नल। अगर कार्यालय में अगर काम चल रहा है तो वहाँ पर अगर कोई पत्रिकाएं आ रही हैं, पत्र आ रहे हैं, पत्रिकाएं आ रही हैं, जर्नल आ रही हैं, तो इस प्रकार पर अगर कुछ व्यय हो रहा है तो ये भी आपका करमुक्त अनुलाभ होगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में करमुक्त होता है। अवकाश यात्रा रियायत, अगर कर्मचारी या उसके परिवार के कोई सदस्य को कहीं घूमने फिरने के लिए अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान की गई है। अब वो सुविधा आपका ट्रेन में है या हवाई जहाज में है या एसी में है या स्लीपर में है, वो सब कई कंडीशन है, ये हम आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। आपका अवकाश यात्रा के संबंध में ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को या उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अवकाश यात्रा पर भेजा जाता है, कहीं घूमने फिरने के लिए भेजा जाता है, किसी यात्रा पर भेजा जाता है, तो उस पर जो भी रकम आती है वो कुछ शर्तों के पूरा होने पर वो पूरा करमुक्त होती है। तो ये हमारे जो तीसरे प्रकार के अनुलाभ थे, जो नंबर 6 में था एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स, जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में करमुक्त होते हैं, तो ये आपके इतने प्रकार के एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स हैं। मतलब जैसे हमने आपको बताया अनुलाभ 3 प्रकार का होता है। फुली टैक्सेबल परक्विजिट्स जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होता है, विशिष्ट कर परक्विजिट्स जो केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होता है, और तीसरा एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में करमुक्त होता है। तो ये हमारा था अनुलाभ का पोर्शन जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत आता है। अनुलाभ पूर्णतया कर योग्य होते हैं, इनका हमने आपको पहले बताया था कि इनका हमको मूल्यांकन करना पड़ता है, और मूल्यांकन करने के बाद जो मूल्य निकलता है उसको हम वेतन के साथ जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद फिर हम ग्रास सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा परक्विजिट्स था। आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा जो परक्विजिट्स का पोर्शन था आपको कैसा लगा, इस पर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जो प्रोविडेंट फंड है, तो एक कर्मचारी प्रोविडेंट फंड के क्या नियम हैं उसके संबंध में बताएंगे, और सैलरी अब आपकी 2 या 3 दिन में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे।